पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, वो डिस्कशन हमारा कंप्लीट हुआ है लास्ट लेक्चर में, वहाँ से आगे देखें बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सपोज मेरे पास, मैं ये कोई कंडक्टर ले लेता हूँ किसी भी शेप का, मैंने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है। ये कंडक्टर पे चार्ज है हमारा, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैं एक छोटा सा एक पोर्शन ले लेता हूँ, छोटा सा एक डिस्क नुमा पोर्शन ले लेता हूँ, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लिया, वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया। ये मैंने एलिमेंट्री एरिया ले लिया, इसके ऊपर चार्ज होगा कुछ एलिमेंट्री एरिया पे, ठीक है। तो अब ये कंडक्टर दो पार्ट में चला आया, एक दिस एलिमेंट्री एरिया एंड दिस रिमाइंडर पोर्शन। ये जो है ये क्या है, रिमाइंडर पोर्शन ऑफ कंडक्टर, रिमाइंडर पोर्शन ऑफ कंडक्टर। और ये मैंने क्या लिया बच्चों, इसको ये मैंने क्या लिया, ये मैंने ले लिया, मान लो एलिमेंट्री डिस्क लिख दूं मैं, एलिमेंट्री डिस्क ऑफ एरिया ds, ठीक है। ds एरिया का इस कंडक्टर का मैंने एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, क्लियर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ई आउट कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टर इर्रेगुलर शेप का है तो एट एवरी पॉइंट जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा वेरी कर रही होगी, और जब सिग्मा वेरी कर रही होगी तो एट एवरी पॉइंट फील्ड जो होगी वो स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, बट एट एवरी पॉइंट फील्ड कैसी होगी, नॉर्मल होगी। यहाँ पे फील्ड जो होगी नियर द दिस डिस्क फील्ड जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। तो मैंने क्या ले ली, नियर दिस डिस्क, यहाँ इस डिस्क पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी एलिमेंट्री डिस्क ऑफ एरिया ds एंड मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली, मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ पे नियर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द आउटसाइड दिस डिस्क नियर द सरफेस फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनसाइड जो फील्ड होगी वो कितनी होगी बच्चों, ई इन इज इक्वल टू 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसका मतलब ये हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने इस कंडक्टर को दो पार्ट में ले लिया है। दो पार्ट कौन से, एक ही छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन एंड दिस रिमाइंडर पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एलिमेंट्री पोर्शन है, इस एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से जस्ट आउटसाइड जो फील्ड है वो कितनी आ रही होगी, ed, यहाँ आ रही होगी ऐसे आउटवर्ड। तो इनसाइड कहाँ आ रही होगी, इनसाइड भी नॉर्मली ऐसे आ रही होगी ed इनवर्ड। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये छोटा सा एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्ज लिया है मैंने, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जितना फील्ड इधर उतना ही फील्ड इधर, सेम फील्ड, ठीक है। तो जितना फील्ड इस डिस्क की वजह से, एलिमेंट्री डिस्क की वजह से इधर होगा उतना ही इधर होगा, क्लियर। और जो रिमाइंडर पोर्शन है, जो रिमाइंडर चार्ज है, वो भी यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो उस रिमाइंडर चार्ज की वजह से फील्ड कहाँ होगा, चूंकि अंदर फील्ड क्या होती है, 0, इनसाइड फील्ड क्या होती है, 0। तो रिमाइंडर चार्ज की वजह से ये फील्ड क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए ना, तभी तो नेट फील्ड 0 आएगी। ये फील्ड किसका है, सिर्फ इस एलिमेंट्री पोर्शन का फील्ड है। तो जो रिमाइंडर पोर्शन है वो कहाँ फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, इतना ही इक्वल एंड अपोजिट फील्ड क्रिएट कर रहा होगा ER।
यहाँ पर इस रिमाइंडर पोर्शन की वजह से यहाँ पे फील्ड आ रही होगी इधर, और यहाँ आउटसाइड इस पॉइंट पे फील्ड कितनी आ रही होगी, वो भी इधर कोई आ रही होगी, यहाँ ये एड ऑन होगा, इधर कोई आ रही होगी ई आर, ठीक है, ये ई आर आ रही होगी। तो ध्यान दें, मैंने ये ई आर जो फील्ड है वो किसकी वजह से ली है, जो रिमाइंडर पोर्शन है उसकी वजह से, और ई डी जो फील्ड ली है वो किसकी वजह से ली है, ओनली दिस एलिमेंट्री पोर्शन डी एस जो मैंने लिया, ये ई डी हो गई। क्लियर? तो ई आर ई इन जीरो है, ई इन जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ई आर माइनस ई डी जो होगा, ई आर माइनस ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ई इन इज इक्वल टू ई आर माइनस ई डी विच इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ई आर इज इक्वल टू जो है वो क्या है, ई डी है। मतलब कि इस कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर ये एलिमेंट्री पोर्शन जितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसके नियर यहाँ पर ये एलिमेंट्री पोर्शन जितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही अपोजिट फील्ड ये रिमाइंडर पोर्शन प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए नेट फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर जो है क्या मिल रही है, जीरो। और ई डी प्लस ई आर कितना होगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। और ई डी प्लस ई आर कितना होगा जरा देखें, ई डी प्लस ई आर कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज ई डी प्लस ई आर क्या है, ई आउट है। ये जो ई डी प्लस ई आर मिलके जो है ये क्या चीज़ है, ई आउट है। और ई आउट कितनी होती है, नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो ई डी प्लस ई आर कितना है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और ई डी इक्वल है किसके, ई आर के, ई डी इक्वल है किसके, ई आर के। इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ई डी इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2। इसका मतलब ये दोनों फील्ड इक्वल हैं, इसका मतलब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो ई डी इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या पता लगा कि इस डिस्क पे ये जो डिस्क मैंने ये जो लिया है एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ एरिया डी एस, ये जो एलिमेंट्री पोर्शन लिया है मैंने ऑफ एरिया डी एस, इस डी एस पे जो रिमाइंडर पोर्शन है ये कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो रिमाइंडर ये जो डी एस एरिया है, ये जो डी एस एरिया है, इस डी एस एरिया पे फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अगर यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो चार्ज कितना होगा इस एरिया पे, चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डी एस। तो फोर्स ऑन एरिया डी एस, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एरिया डी एस ड्यू टू रिमाइंडर, जो रिमाइंडर कंडक्टर है उसकी वजह से एरिया डीएस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा बच्चों, डी एफ इज इक्वल टू क्यू ई डी क्यू इंटू ई आर। अरे एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना फोर्स, ठीक है। तो इस पे चार्ज मैंने ले लिया, मान लो सपोज डी क्यू है, और इस पे फील्ड कितनी है, रिमाइंडर पोर्शन की वजह से इतनी है ई आर, ठीक है। तो डी क्यू रखो, तो डी क्यू कितना है आपका, सिग्मा डी एस, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, एरिया गिवन है, सिग्मा डी एस, और ई आर रखो, ई आर कितना है आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितने एरिया पे फोर्स है ये, डीएस एरिया पे फोर्स है, कितने एरिया पे फोर्स है, डीएस एरिया पे फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम निकालें तो डीएफ अपॉन डीएस, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डीएफ अपॉन डीएस इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डीएफ अपॉन डीएस जो है कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहलाता है, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक प्रेशर। किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, कंडक्टर के खुद के अपने चार्ज की वजह से एट एवरी पॉइंट ऑन दिस कंडक्टर फोर्स पर यूनिट एरिया, मैकेनिकल फोर्स डेवलप होता है। दैट मैकेनिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नाउ E इज इक्वल टू क्या है नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर? सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो फील्ड के टर्म में अगर मैं इसको निकालूं तो सिग्मा क्या आ गया यहाँ से? सिग्मा यहाँ से आ जाएगा, सिग्मा यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट E, और इस एप्सिलॉन नॉट E को यहाँ रखोगे, इस एप्सिलॉन नॉट E को यहाँ रखोगे, ये जो एप्सिलॉन नॉट E है तो ऊपर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर। तो एक एप्सिलॉन नॉट कटेगा तो ये फोर्स क्या होगा आपका? dF अपॉन ds इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, किसकी वजह से आता है ये फोर्स? ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। क्या हुआ? क्योंकि ये जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, तो रिपल्शन का मतलब क्या हो गया? इस वाले चार्जेस के ऊपर, ये जो डिस्क वाला चार्ज है, इस वाले चार्जेस के ऊपर जो रिमेनिंग चार्ज है वो फोर्स लगा रहा होगा। कहीं भी ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर, इस पे जो चार्ज है इतने पोर्शन पे, इस पोर्शन के ऊपर जो रिमेनिंग चार्ज है वो क्या होगा? फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द कंडक्टर इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मिटाते हैं इसको। क्या लिखा? अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो dF अपॉन ds यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्योंकि कमरे में हम अकेले वीडियो बना रहे होते हैं, कोई और है नहीं, तो कभी कभी जो है पता लगा सेटिंग गलत है, बोर्ड नीचे का नहीं दिख रहा है, तो ये आया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, बच्चों एक क्वेश्चन देखें। क्या है क्वेश्चन? अ सोप बबल इज चार्ज्ड टू अ मैक्सिमम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, व्हेन इट इज जस्ट गोइंग टू बर्स्ट, इट्स रेडियस कैपिटल R is given by option number A sigma square 8 epsilon naught T, option number B 8 epsilon naught T upon sigma square, option number C sigma upon under root 8 epsilon naught T and D under root 8 epsilon naught T upon sigma। ऑप्शंस को देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को डायमेंशन से भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये चारों ऑप्शंस डायमेंशनली डिफर कर रहे हैं। ठीक है, अगर चारों ऑप्शंस एक ही होते हैं, सिर्फ कोफिशिएंट वेरी कर रहा होता, तब हम डायमेंशन से नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इस वाले राइट हैंड साइड में से जो रेडियस की डायमेंशन आ जाए L, अगर ये L है तो ये आंसर है, अगर ये L है तो ये आंसर है, ये L है तो ये आंसर है, ये L है तो ये आंसर है, कोई एक L होगा, क्योंकि चारों ऑप्शन डायमेंशनली अगर आप देखें डिफ़र कर रहे हैं। जब भी चारों ऑप्शन डायमेंशनली डिफ़र करें और आपकी समझ में ना आए कि क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, तो आप डायमेंशन से कर सकते हैं। खैर बहरहाल हम डायमेंशन से ना करके इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कंसेप्ट से करते हैं। चूँकि सोप बबल पे चार्ज है तो किसी भी एलिमेंट्री पोर्शन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है सोप बबल पे,
तो कोई भी छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पे जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो रिपेल कर रहा होगा। किसी भी छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पे जो चार्ज है उस चार्ज को जो रिमेनिंग चार्ज होगा वो रिपेल कर रहा होगा। यानी एवरी चार्ज किसी दूसरे एवरी चार्ज से रिपेल हो रहा होगा, तो इस रिपल्शन की वजह से बबल का साइज बढ़ता है। ठीक है, बबल का साइज बढ़ता है। जस्ट बिफोर बर्स्ट वाली सिचुएशन क्या होगी? जस्ट बिफोर बर्स्ट वाली सिचुएशन को अगर हम देखें तो द प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन अगर हम निकालें, द प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आता है, सोप बबल की दो फ्री सरफेस होती हैं बच्चों, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अगर एक फ्री सरफेस है, वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉप है, तो एक फ्री सरफेस है, एयर बबल है तो एक फ्री सरफेस है, तो प्रेशर कितना होता है 2T/R। और दो फ्री सरफेस के लिए बबल में जो प्रेशर है, सोप बबल की दो फ्री सरफेस हैं, तो कितना होगा प्रेशर? आपने पढ़ा है 11th क्लास में 4T/R। ठीक है, T जहाँ पे इसका सरफेस टेंशन है और R जो है वो क्या है? रेडियस है। ठीक है, नाउ द प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सोप बबल, अभी अभी हमने देखा कितना है? σ²/2ε0 है। ठीक है, सिग्मा दिया हुआ तो सिग्मा के टर्म में लिखना है। क्लियर हो गया? तो जस्ट बिफोर द बबल बस्ट, जस्ट बिफोर द बबल, BUBBLE बस्ट, ये दोनों प्रेशर आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 4T/R इज इक्वल टू σ²/2ε0। 4T/R इज इक्वल टू, तो R निकालना है तो R उधर गया, तो 8T/σ², तो आंसर आएगा यहाँ से 8T/σ²। अब 8T/σ² देख लो कौन सा है, ये B इज द आंसर, 8T/σ²। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें यहाँ से। अगला टॉपिक देखें अपना हम, तो अगले टॉपिक पे जाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखें, बहुत काम के पॉइंट्स। सम पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, जो आपके न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल को हल करेंगे। बहुत काम की बातें, बड़े काम की बातें। तो बड़े काम की बातों में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर किसे कहेंगे बच्चों? किसे कहेंगे मैं ब्रैकेट में लिख दूं, बताने के बजाय लिख दूं, ताकि आपको बार बार देखें तो आपको याद रहे। फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर मीन्स नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, और टू द अर्थ, या अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल मेटालिक शेल्स हैं। वो मेटालिक शेल्स ना तो आपस में कनेक्टेड हैं और ना कोई शेल अर्थेड है। तो एवरी सेल जो है वो क्या फॉर्म कर रही है? आइसोलेटेड कंडक्टर फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर किसे कहेंगे? नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कंडक्टर, ना तो किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्टेड हो और ना ही अर्थेड हो, ऐसा कंडक्टर आइसोलेटेड कंडक्टर कहलाता है। कॉमा, नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट।
ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेट चार्ज क्या बना रहता है? कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है कि नेट चार्ज इनक्लोज्ड in the Gaussian surface drawn in the material of मेटालिक कंडक्टर या मेटल इज जीरो। ठीक है। आप कोई भी ऐसी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर से पास कर रही होगी, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड होने वाला नेट चार्ज क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो? ज़ीरो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि मेटालिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़ीरो होती है। ठीक है। और जब मेटालिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा। क्लोज इंटीग्रल E.ds लगाओगे और गॉस लॉ लगाओगे। जब फ्लक्स क्रॉसिंग ज़ीरो है तो चार्ज इनक्लोज्ड भी जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा बट नेट ज़ीरो होगा। मीन जितना पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इनक्लोज हो रहा होगा। इसी सेकंड वाले पॉइंट से थर्ड पॉइंट आता है। क्या आता है? कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड। इसी सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट प्रूव होता है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। आमने सामने के जो मेटालिक सरफेसेस हैं, आमने सामने की जो मेटालिक सरफेसेस हैं उनके ऊपर जो है कैसा चार्ज अपीयर होता है? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपीयर होता है। ये दो मेटालिक सरफेसेस हैं तो यहाँ पे जितना चार्ज होगा उसका ही अपोजिट चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इस वाली सामने वाली सरफेस पे होगा। तो आमने सामने की सरफेसेस पे कैसे चार्ज अपीयर होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट मेटालिक सरफेसेस पे। ठीक है। नॉन मेटालिक सरफेस है तब नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है? कि चार्ज अपीयरिंग ऑन inner surface of innermost shell, innermost conducting shell is zero। ठीक है। अगर बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक कंडक्टर्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, तो उसमें जो इनर शेल है उस इनर शेल की जो इनर मोस्ट सरफेस है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? ज़ीरो। कब? तब जब प्रोवाइडेड नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड इट। ठीक है। अगर चार्ज रखा हुआ है अंदर कैविटी में, इनर सरफेस के इनर शेल के अंदर अगर चार्ज, इनर मोस्ट शेल के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो फिर इनर सरफेस पे चार्ज अपीयर होगा वैसे ही जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया है कैविटी इनसाइड कंडक्टर। ठीक है बच्चों। तो प्रोवाइडेड नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है। अर्थिंग मीन्स, अर्थिंग को मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है इलेक्ट्रोस्टैट के, कि अर्थिंग का मतलब क्या है। यहाँ इसको यूज़ करेंगे। अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल इज ज़ीरो। अगर कोई भी कंडक्टर अर्थेड है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर, इफ एनी कंडक्टर इज अर्थेड देन
इट्स पोटेंशियल इज 0। ठीक है, कोई भी कंडक्टर अगर अर्थेड है तो इसका मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या है, 0 है। और लास्ट पॉइंट क्या है, इफ टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, तो इस बात का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैट में अगर दो कंडक्टर आपस में कनेक्टेड हैं देन दे आर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ठीक है, अगर दो कंडक्टर्स आपस में कनेक्टेड हैं तो इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। एक बार देख लें सारे पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कि आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए नेट चार्ज क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। किसे कहेंगे आइसोलेटेड कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर जो किसी दूसरे कंडक्टर से कनेक्टेड ना हो और अर्थेड ना हो। नेट चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस ड्रॉन इन द मटेरियल ऑफ द शेल इज 0। 6 पॉइंट है, याद रखें। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड इन अपोजिट मेटालिक फेसेस। ठीक है, चार्ज अपीयरिंग ऑन इनर सरफेस ऑफ इनर मोस्ट कंडक्टिंग शेल इज 0 प्रोवाइडेड नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड इट। नेक्स्ट इज अर्थिंग मीन्स पोटेंशियल इज 0। अगर दो कंडक्टर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल जो होगा क्या होगा, सेम होगा। ये सारे पॉइंट मेमोराइज करके तब आगे बढ़ना है, तब अगले क्वेश्चन पे जाना है। वीडियो पॉज करें, ये सारे पॉइंट बार बार मेमोराइज करें और फिर जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को देखें कैसे वो क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब अर्थिंग है। अर्थिंग को ऐसे दिखाते हैं, क्या है क्वेश्चन कि फिगर शोज 3 मेटालिक शेल्स, फिगर शोज 3 मेटालिक शेल्स A, B and C of radii small a, small b and small c respectively। ठीक है, क्या है, चार्ज Q1 and Q2 are given to A and C respectively। A एंड C को कितना चार्ज दिया है, Q1 एंड Q2 चार्ज दिया है। while B is earthed, while B is earthed, find, क्वेश्चन है find charge appearing on both surfaces of shell SHELL A, B and C। ठीक है बच्चों, तो A, B और C तीनों सेल की सरफेसेस पे जो चार्ज अपीयर हो रहा है हमें वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को करें स्टार्ट। कैसे करेंगे क्वेश्चन को,
तो मैंने यहाँ पर अगेन इस शेल को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। मान लिया पहला पॉइंट, एक पॉइंट क्या है कि जो इनर शेल है वो कौन सी है, शेल ए। शेल ए इज द इनर मोस्ट शेल। इनर मोस्ट शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, तो इसकी इनर सरफेस पे जो चार्ज अपीयर होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो इनर मोस्ट शेल की इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज कहाँ होगा, ओनली ऑन आउटर सरफेस। ठीक, यहाँ पे देखें हम आइसोलेटेड शेल कौन कौन सी हैं। शेल ए एंड शेल सी ये आइसोलेटेड हैं। आइसोलेटेड क्यों हैं, आइसोलेटेड इसलिए हैं क्योंकि ए और सी ना तो किसी दूसरी शेल से कनेक्टेड है और ना ही अर्थेड है। तो शेल ए आइसोलेटेड है और शेल सी भी आइसोलेटेड है, बट शेल बी जो है वो अर्थेड है, इसलिए शेल बी वो आइसोलेटेड नहीं है। तो मैंने शेल बी को 0 चार्ज दिया है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है दिया शेल बी को, तो शेल बी पे चार्ज 0 नहीं बना रह सकता। अगर ये मैं यहाँ से अर्थिंग ना करूँ तो इस पे चार्ज नहीं दिया मैंने। अब तीनों आइसोलेटेड हैं, तो ए पे नेट Q1 ही रहेगा, सी पे नेट Q2 ही रहेगा, बी पे नेट 0 ही रहेगा। ठीक है, बी पे नेट 0 होने का मतलब कि बी की इनर सरफेस पे जितना चार्ज अपीयर होगा उतना ही सिमिलर अपोजिट चार्ज आउटर सरफेस पे अपीयर होगा। बट बिकॉज ये अर्थेड हो गई, अब इस पे नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट नहीं बना रह सकता, कुछ ना कुछ चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, 0 नहीं होगा, इसको मैंने चार्ज नहीं किया है। शेल ए और शेल सी आइसोलेटेड हैं। शेल ए को चार्ज दिया है Q1, तो इस पे Q1 ही बना रहेगा टोटल। शेल सी को मैंने चार्ज दिया है Q2, तो इस पे टोटल Q2 ही बना रहेगा। तो शेल ए की इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज मिला के टोटल Q1 होगा, शेल सी की इनर और आउटर सरफेस पे चार्ज मिला के टोटल Q2 ही बना रहेगा, बिकॉज शेल सी इज आइसोलेटेड। ठीक है, नाउ ए पे देखें हम, तो चूंकि ए की इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, बिकॉज नो चार्ज इज केप्ट इनसाइड दिस शेल, तो कहाँ होगा, ओनली आउटसाइड, और इस पे नेट चार्ज Q1 ही बना रहना है, तो इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, Q1। तो ए का समस्या हल हो गई। ए की इनर सरफेस पे चार्ज पता लग गया 0 है, और आउटर सरफेस पे पता लग गया Q1 है। ठीक है, अब बी पे अगर मैं देखूं तो मैंने एक पॉइंट लिखाया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस। तो इसके सामने जो फेस है वो कौन है, बी की इनर सरफेस है। ए की आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1, तो इतना ही सिमिलर अपोजिट चार्ज अपीयर्ड होगा कहाँ, बी की इनर सरफेस पे। कैसे आएगा ये, अगर आपको देखना चाहते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो आप बी के अंदर, बी के मटेरियल के अंदर जो शेल बी है उस मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो। जब आप गॉसियन सरफेस अज्यूम करोगे तो नेट चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस क्या होगा, 0। अभी अगर मैं इसके मटेरियल के अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लूं तो कितना चार्ज इनक्लोज होगा, Q1, और नेट कितना इनक्लोज होना है, 0। इसका मतलब देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। तो वो इक्वल एंड अपोजिट कैसे आएगा कि इतना ही सिमिलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ आउटर शेल पे अपीयर होगा। क्लियर, जो -Q1 आ गया, अब इस इनर सेल पे अपीयर होगा, बी की इनर सरफेस पे अपीयर होगा। ठीक है, अब बी की आउटर सरफेस पे कितना है हमें नहीं पता, मान लेते हैं बी की आउटर सरफेस पे जो चार्ज है यहाँ पे, क्या लूँ मैं यहाँ, QB ले लेता हूँ। QB मुझे निकालना है, आउटर सरफेस पे कितना है, QB। जब यहाँ QB है तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर्ड ऑन अपोजिट मेटालिक फेसेस, तो यहाँ पे कितना चार्ज जाएगा, QB माइनस। ठीक है, कैसे लेंगे
कि यहाँ पे आप गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे अगेन इसके मटेरियल के अंदर, शेल सी के अंदर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लेंगे, नेट चार्ज इनक्लोज 0 होगा, तो ये Q1 माइनस Q1 0 हो गया, तो नेट कितना हो रहा है इनक्लोज QB, तो 0 होने के लिए देयर मस्ट बी अ माइनस QB चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो माइनस QB इनर सरफेस पे आएगा। आ गया। आउटर सरफेस पे कितना गया मान लेते हैं QC, ठीक है, तो आपको QB और QC निकालना है, तो QB और QC कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या क्या दिया हुआ आपको, अब आपको BC आइसोलेटेड कंडक्टर है और B अर्थेड है, ठीक है, इन दो बातों से आप यहाँ दिए दोनों अननोन निकाल सकते हैं। अर्थिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, पोटेंशियल इज 0, ठीक है, सिंस B इज अर्थेड, सिंस B इज अर्थेड, इसका इस्तेमाल करें आप अर्थिंग का, तो जब अर्थेड है तो देयरफॉर B का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो B पे पोटेंशियल निकालें, B पे पोटेंशियल कौन देगा, शेल A का चार्ज, शेल B का खुद का अपना चार्ज और शेल C का चार्ज, ठीक है। शेल A पे कितना चार्ज है Q1, शेल B पे कितना चार्ज है माइनस Q1 प्लस B, और शेल C पे कितना चार्ज है माइनस QB प्लस C, और माइनस QB प्लस C किसके बराबर है, Q2 के बराबर है, बिकॉज शेल C जो है वो आइसोलेटेड है, इस पर नेट चार्ज कितना बना रहेगा Q2, ठीक है। तो मैं निकालूं शेल की वजह से, मैं इसको पहले प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, कॉन्सेंट्रिक शेल की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखा चुका हूं, 1/4πε0 Q1 के लिए ये B आउटसाइड पॉइंट है, तो Q1/B, शेल B की सरफेस पे B पे चार्ज कितना है QB माइनस Q1 है, QB माइनस Q1, तो प्लस QB माइनस Q1 B की सरफेस पे, B की वजह से B की सरफेस पे अपॉन B, प्लस C पे कितना है ये दोनों मिलके Q2 अपॉन जो C की सरफेस पे होगा पोटेंशियल, इस Q2 की वजह से जो C की सरफेस पे होगा पोटेंशियल वही होगा इनसाइड एट एवरी पॉइंट, ठीक है। Q2 की वजह से इस पे Q2 है ना टोटल, ये मिलके टोटल Q2, ठीक है, तो Q2 अपॉन C सरफेस पे वही अंदर B पे, तो Q2 अपॉन C, दिस इज इक्वल टू 0। एक बार देख लें ध्यान से, ये B पे चार्ज मैंने निकाला शेल A के चार्ज Q1 की वजह से, ये मैंने B पे पोटेंशियल है शेल A के चार्ज की वजह से, ये B पे पोटेंशियल है शेल B के खुद के चार्ज की वजह से, ये B पे पोटेंशियल है शेल C के चार्ज की वजह से, और टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑन शेल B इज 0 बिकॉज शेल B इज अर्थेड, ठीक है। जो शेल B है वो हमारी क्या है, अर्थेड है। तो यहाँ से हमारा QB निकल आया। कैसे निकल आया बच्चों QB, देखें जरा कि 1/4πε0, उधर 0 जाके 0 हो गया, Q1/B प्लस QB/B माइनस Q1/B और प्लस Q2/C इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो Q1/B कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू से QB हमारा कितना आ गया, माइनस ऑफ Q2 इंटू B/C, ये आ गया हमारा QB, ठीक है। नाउ सिंस शेल C इज आइसोलेटेड, तो इसका मतलब QC माइनस QB इज इक्वल टू Q2, ठीक है। ये दोनों का टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, जो इसको दिया था, कितना दिया था इसको Q2, तो QC निकल आया यहाँ से, QC इज इक्वल टू Q2 प्लस QB, और यहाँ से QB उठा के डाल दो, तो QC इज इक्वल टू Q2 माइनस Q2 इंटू B/C, तो QC जो है वो कितना आया, C माइनस B/C इंटू Q2,
Q1 Q2 और ABC के टर्म में सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए, बिकॉज हमें गिवन है ABC रेडियस एंड Q1 Q2। अब आंसर देना शुरू करें तो आंसर हमारा आ गया शेल ए। शेल कौन सी है? इनर मोस्ट शेल, शेल ए। तो शेल ए की जो इनर सरफेस है उस पे चार्ज 0 और जो आउटर सरफेस है उस पे चार्ज Q1। ठीक है। शेल बी की जो इनर सरफेस है बच्चों, शेल बी की जो इनर सरफेस है उस पे चार्ज -Q1 और जो आउटर सरफेस है उस पे चार्ज QB एंड QB इज इक्वल टू कितना? -Q2 इंटू B/C। ठीक है। और ये मैं मिटा दूँ, शेल सी के लिए अगर लिखें तो ये वाला चार्ज आ गया आपका शेल ए पे, ये वाला चार्ज आ गया आपका शेल बी पे, इनर आउटर दोनों पे। नाउ शेल सी की इनर सरफेस पे चार्ज कितना है? QB कितना है आपका? माइनस ऑफ दिस, और जब एक और माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा? Q2 इंटू B/C। और आउटर सरफेस पे जो चार्ज है, आउटर सरफेस पे आपका चार्ज कितना है? QC। ठीक है। ये QC और QC आपने कितना निकाला है? C - B/C इंटू Q2। ये आपका आंसर है। शेल ए, शेल बी और शेल सी तीनों के लिए ये इनर आउटर सरफेस पे हमारा आंसर निकल आया। ठीक है।